नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 22 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। यह एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अनेक साहित्य कृतियाँ हैं, जैसे कि सेवा सदन है, कर्मभूमि है, गोदान, ऐसे बहुत सारे उपन्यास है जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो उन्हें आपको तत्कालिक समाज की कहानी पढ़ने को मिलेगी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मान सरोवर खंड अलग अलग भागों में विभाजित है। मान सरोवर ऐसे 8 खंड है, उसमें आपको छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने को मिल सकती है। इसके पहले भी आपने मान सरोवर में से बहुत सारी कहानियों को पढ़ा होगा, जैसे कि कफन है, ईदगाह है। वैसे ही मान सरोवर खंड अलग अलग जो 8 खंड है उसमें से एक कहानी आपको इस पाठ्य पुस्तक में ली गई है, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। यह कहानी बहुत ही सुंदर है, इसमें सीख भी सुंदर दी गई है। ऐसे बहुत सारी एक कहानी है जिसको आप पढ़ने के बाद आपको उसमें से अलग अलग सीख मिल सकती है। अगर चाहे तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि कफन है, ईदगाह है। अब हम आज पंच परमेश्वर इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे, उसके द्वारा हम इस कहानी को समझेंगे। पाठ क्रमांक 22 पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी में हमें पंचायती राज एवं न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होने वाला है। उसी प्रकार मित्रता, प्रेम और सहानुभूति की भावना जागृत करने के लिए यह कहानी आपको पाठ्य पुस्तक में रखी गई है। चलिए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। 2 दोस्त थे, एक का नाम था अलगू चौधरी और दूसरा दोस्त का नाम था जुम्मन शेख। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से उसके साथ ही शिक्षा पाई थी। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और गाढ़े समय में दोनों मित्र एक दूसरे का साथ खुलकर देते थे। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो दो दोस्त है वह भले अलग अलग धर्म संप्रदाय के होंगे, लेकिन उनमें बहुत ही गाढ़ी दोस्ती है। और यहाँ तक कि उन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की थी वो स्कूल के समय से एक साथ ही थे, तो बहुत पुरानी उनकी दोस्ती थी। जब अलगू चौधरी कहीं बाहर जाता तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता। इस तरह जुम्मन शेख अपने घर द्वार की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप जाता था। अगर यहाँ पर उनकी दोस्ती के साथ साथ उनकी पारिवारिक जो संबंध थे ना, वो भी बहुत अच्छे थे। वो कहीं पर भी जाते थे तो एक दूसरे के भरोसे अपना परिवार की जिम्मेदारी उन्हें छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से उनके गहरी दोस्ती थी। जुम्मन की एक वृद्धा मौसी थी। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। अब देखिए, यहाँ पर इस कहानी में 2 दोस्तों की कहानी हमें बताई गई है। सबसे पहले हमें जुम्मन के बारे में बताया गया है कि उसका व्यवहार कैसे था, उसको हम पढ़ते हैं। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी और ये जो बूढ़ी मौसी थी उसका जुम्मन के अलावा कोई नहीं था और जुम्मन उसकी सेवा करता था। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उस बूढ़ी औरत का, बूढ़ी मौसी का कोई नहीं था। वो जुम्मन के साथ ही रहा करते थे। जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी तब तक उसकी पूरी खातिरदारी होती रही, लेकिन संपत्ति लिखते ही उसकी खातिरदारी में कमी आ गई। यहाँ तक कि रोटी दाल तक के लाले पड़ने लगे। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी, अर्थात उसका स्वभाव जो था वह गुस्सेला था, तुरंत उसे क्रोध या गुस्सा आ जाता था। अब देखिए, जब तक जुम्मन की मौसी की जो संपत्ति थी, उस मौसी ने पूरी संपत्ति अर्थात उसके पास क्या क्या संपत्ति थी, उसके खेत थे और घर थे। जब तक मौसी ने घर और खेत जुम्मन के नाम नहीं लिखा दिए थे, अर्थात अपनी सारी संपत्ति जब तक मौसी ने जुम्मन के सुपुर्द नहीं की थी, उसके नाम नहीं लिखे थे, तब तक जुम्मन और उसकी पत्नी जो थी ना, वह जो उस वृद्धा मौसी के साथ, बूढ़े मौसी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उसकी अच्छी खातिरदारी करते थे। लेकिन जैसे ही
जुम्मन के मौसी ने उसके खेत और जमीन और जो भी संपत्ति थी जुम्मन के नाम करवा दी। तब क्या हो गया, जुम्मन का और उसके पत्नी का व्यवहार मौसी की ओर अलग हो गया था। वो उसके साथ बुरा व्यवहार करने शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि उसे खाने के भी लाले पड़ गए थे, अर्थात 2 वक्त का खाना भी जुम्मन और उसकी पत्नी उसे ठीक तरह से नहीं दे रही थी। जुम्मन की पत्नी का जो स्वभाव था वह गर्म मिजाज का था, उसे बहुत गुस्सा आता था और क्रोध भी तुरंत आता था। वह रोटियों के साथ कड़वी बातें भी कहने लगी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे ऊसर जमीन क्या दे दी, मानो खरीद लिया। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते थे। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गया था। तो अब देखिए, वो न केवल बुरा व्यवहार करते थे, ना उसे खाने पीने के लिए समय पर दिया करते, लेकिन जब भी वो उसे खाने के लिए देते थे, जुम्मन की पत्नी उसके साथ बहुत बुरी बातें करती थी, जिसके मौसी के दिल पर बहुत चुभन महसूस होती थी। यहाँ तक कि न केवल जुम्मन की पत्नी का ही व्यवहार निष्ठुर हो गया था, यहाँ तक कि जुम्मन का व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। पहले जुम्मन जो अपने मौसी की खातिरदारी किया करता था, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन अब वह बहुत ही निष्ठुरता के साथ उसका बुरी मौसी के साथ व्यवहार कर रहा था। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। अब देखिए, पत्नी जब भी वो क्रोध भरी बातें करती थी, गुस्से में बहुत अनाप शनाप बातें करती थी, तो मौसी से वह बातें सहन नहीं हो रही थी, लेकिन जब तक वह सहन करने की सीमा थी तब तक उसने सहन की। अब उसे वो सहा नहीं जा रहा था, तो मौसी ने क्या किया, जुम्मन से शिकायत करना आरंभ कर दिया। जुम्मन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में एक दिन उसकी मौसी ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ निर्वाह न हो सकेगा, तुम मुझे रुपए दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। अब देखिए, जुम्मन की पत्नी का व्यवहार निष्ठुर था। जुम्मन से वो मौसी शिकायत करती थी, लेकिन जुम्मन ने उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया। अंत में मौसी ने तंग आकर जुम्मन से क्या कहा कि मेरा तुम्हारे साथ निर्वाह नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, तुम एक काम करो, मुझे कुछ पैसे दिया करो, उस पैसे से मैं अपना निर्वाह कर लूंगी, मैं अपना खाना खुद बना लूंगी, और इस प्रकार से हमारे जो संबंध है वह और नहीं बिगड़ पाएंगे। जुम्मन ने इस पर क्या उत्तर दिया? जुम्मन ने दुष्टता से उत्तर दिया, बहुत ही निष्ठुर होकर मौसी को उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रुका सुका चाहिए भी है कि नहीं? जुम्मन ने क्रुद्ध होकर कहा, तो क्या यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? अब देखिए, हमें पता चल रहा है कि जुम्मन का जो व्यवहार था वो अपने मौसी की तरफ या मौसी की ओर बहुत ही बुरा था। वो नम्रता के साथ व्यवहार नहीं कर रहा था, उससे झगड़ा करता था, अनाप शनाप बातें किया करता था। तो इस प्रकार बहुत ही निष्ठुरता और दुष्टता के साथ जुम्मन व्यवहार कर रहा था अपने खाला के साथ, अपने मौसी के साथ। अब तंग आकर खालाजान ने क्या निर्णय लिया, ये देखते हैं। अब खालाजान के पास पंचायत बुलाने के अलावा और कोई चारा न था। मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बैठाई। जब सरपंच चुनने की बात आई तो जुम्मन आनाकानी करने लगा। तब खालाजान ने अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। अब देखिए, जो खालाजान ने बहुत कोशिश की जुम्मन को और उसके पत्नी को समझाने की, लेकिन जुम्मन का जो व्यवहार था बहुत ही दुष्टता और कठोर का व्यवहार था, इसलिए खालाजान को पंचायत बुलानी पड़ी। अब पंचायत का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो हम न्याय मांगने के लिए कानून व्यवस्था होती है हमारे पास, तो हम कानून के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, वकालत करते हैं, सारी चीजें होती है। न्याय मांगने के लिए हम जाते हैं कानून व्यवस्था के पास। लेकिन गांव में पहले यह कानून व्यवस्था कैसी थी कि गांव में कुछ 5 लोग बुलाए जाते थे, 5-6 लोग बुलाए जाते थे, जिसे हम पंचायत व्यवस्था कहते थे। तो सरपंच होते थे, गांव के और बड़े सदस्य होते थे, जिनके साथ गांव में कुछ भी झगड़ा होता है तो गांव में कुछ भी झगड़ा होता है तो गांव के सरपंच और अन्य
सदस्य जो होते हैं वो वहाँ पर न्याय व्यवस्था का कार्य करते हैं, न्यायदान करते हैं कि दोनों पक्ष की वो सारी बातें सुनते हैं और उसके बाद अपने राय को वो सुनाते हैं, तो जिसका सारे लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो अब खालाजान ने क्या किया, पंचायत बुलाने की ठान ली और इस प्रकार उसने दौड़ धूप करके पंचायत बिठाई। अब सरपंच चुनने की बात आई तो जुम्मन ने आनाकानी करने लगा, क्योंकि उसे पता है कि सरपंच अगर जो भी बात कहेगा उसे वो मानना पड़ेगा। तब खालाजान ने क्या कहा, अलगू चौधरी को सरपंच चुना। अब अलगू चौधरी कौन था, जुम्मन का दोस्त था, इसलिए अलगू चौधरी पहले उसे मना करता है कि जुम्मन मेरा दोस्त है और मुझे सरपंच मत बनाओ। फिर मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता है। पंच न किसी के दोस्त होते न किसी के दुश्मन। पंचों के दिल में खुदा बरसता है, अर्थात पंच किसके समान होता है, ईश्वर के समान होता है। अभी यहाँ पर मौसी अलगू चौधरी को समझा रही है कि जब तुम दोस्ती जो होती है वह दोस्ती अपना ईमान कभी नहीं बेचती है। अगर पंच जो होता है ना वो ईश्वर के समान होता है। पंचों से जो भी बात कही जाती है, जो भी वह न्याय करता है वह खुदा की तरफ से होता है। तो यहाँ पर देखिए मौसी ने अलगू चौधरी को समझाने की कोशिश की है कि दोस्ती अलग जगह होती है और पंच अलग स्थान पर होता है, दोनों की जिम्मेदारी अलग होती है। पंच जो होता है वह ईश्वर के समान होते हैं और पंच के द्वारा कही गई बात ईश्वर की बात मानी जाती है और इसीलिए तुम्हें यह न्यायदान करना होगा। जुम्मन यह सोचकर मन ही मन खुश था कि मेरा मित्र ही सरपंच बना है। अब देखिए मौसी की खाला की बात सुनकर अलगू चौधरी जो होता है वह सरपंच बन जाता है। जुम्मन यह बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त ही सरपंच बना है, तो दोस्त की नाते वह उसकी तरफ से ही न्याय करेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब मन ही मन जुम्मन यह सोचकर खुश हो जाता है कि उसका मित्र ही सरपंच बना है, वह नीचे ही मेरे पक्ष में फैसला देगा। मौसी की बात सुनकर अलगू चौधरी को सोया ईमान जाग उठा। अब देखिए अलगू चौधरी को लगता है कि अब उसका दोस्त है जुम्मन, तो उससे उसके प्रति ही न्याय देना पड़ेगा। लेकिन जब अलगू चौधरी के साथ मौसी बात करती है तो उसके अंदर मित्रता की भावना कम हो जाती है और उसके अंदर ईमान जाग उठता है, क्योंकि मौसी ने क्या कहा था कि पंच कौन होता है, परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है और ईश्वर के द्वारा कभी भी अनुचित न्यायदान नहीं किया जाता है। और इस प्रकार चौधरी के मन में जो ईमान था वो जागृत हो जाता है और वह सरपंच बनता है। उसके आसपास अन्य पंच बैठे थे। पंचों ने बुढ़ियों के मामले पर विचार किया। अलगू ने जुम्मन से ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि उसके होश ठिकाने लग गए। जुम्मन हैरान था कि क्या अलगू उसकी दोस्ती भूल गया जो इस मामले में ऐसे प्रश्न कर रहा है। आखिर अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार कर लिया है। हमारी राय है कि मौसी के खेत से इतनी कमाई होती है कि उसे माहवार खर्च दिया जा सके। यदि तुम इस बात से राजी नहीं हो तो खेतों की लिखा पढ़ी तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जुम्मन के खिलाफ उसके दोस्त ने, अर्थात वह पंच है, अब न्यायदान करने के लिए बैठा हुआ है, सरपंच है और इसीलिए वह अपनी दोस्ती भूल जाता है और वह क्या न्याय करता है कि मौसी के खेतों के द्वारा जो कमाई होती है उस खेतों के द्वारा जो कमाई आती है उसका माहवार अर्थात महीना एक विशिष्ट रकम तुम्हें देना होगी। अगर तुम इस बात से मान्य नहीं कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना होगा, मौसी ने जो तुम्हारे नाम पर जो भी खेती बाड़ी की है वह तुम्हारे नाम पर नहीं रहेगी, वह फिर से मौसी के नाम पर चली जाएगी। उस दिन से क्या हो गया, जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन बन गया। अब वह अलगू चौधरी से बदला लेने का मौका ढूंढता रहा। शीघ्र ही उसे ऐसा मौका मिला। अब देखिए यहाँ पर न्यायदान की बात जब आई तो अलगू चौधरी ने एक योग्य न्याय किया, क्योंकि पंच ईश्वर के समान होता है और उस दिन से फिर जुम्मन और अलगू इसमें मनमुटाव होने लगा। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि अलगू चौधरी और जुम्मन जो अच्छे दोस्त थे अब दोनों में दुश्मनी हो गई है और इसके पीछे का कारण हमने देखा। अब जुम्मन जो है वह मौका देखता रहता है कि किस प्रकार से वो अलगू चौधरी को सबक सिखाएगा। देखते हैं अगले सेशन में।